जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और दूसरा, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं अपने किसानों का, मछेरों का, फिशरमैन और बाकी लोगों का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इनकी पोजीशन को। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी बताई जा रही है कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब पॉपुलर सपोर्ट हासिल करेंगे, बिकॉज एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ वो चाहेंगे कि मैं लोगों की सपोर्ट भी हासिल करूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो डील हो रही थी उस डील वो बहुत करीब थी और मतलब दैट वाज अबाउट टू बी फाइनलाइज्ड, लेकिन समवेयर इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है वो सख्त कर दी। सो डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस this situation at the moment? देखिए, जो इंडिया में डिस्कशंस चल रहे हैं, जो सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें एक तो एक डोनाल्ड ट्रंप की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। मतलब देख के दिस इज एक आदमी इतना बुली कर रहा है इंडिया को, दिस इज अनफेयर, अनरीजनेबल है, और एक हिपोक्रेसी जाहिर हो रही है वेस्ट की। ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन इससे हट के दूसरा एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि क्या ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और सवाल उठ रहा है कि भाई जो बीच में इतना हाइप थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीबी दोस्त हैं वगैरह, तो इस तरह तो काफ़ी मतलब अजम्पशंस था कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया के लिए और बेहतर होगा, एंड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो ये क्या मिसरीडिंग थी, क्या ये फॉरेन पॉलिसी की गलती है? और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कुछ पर्सनल इख्तलाफात हैं, यानी इज इट ऑल्सो पर्सनल विथ मोदी एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी दबाने के लिए ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये डील नहीं हुई क्योंकि मैं हमारे किसानों को और बेसिकली एग्रीकल्चरल और डेयरी और फिशरीज को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। देखिए, दैट इज़ नॉट द ओनली इशू। ये बात सही है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी दबाव डाला है कि आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे लिए खोलें। जो साउथ एशिया से जो जिनको अच्छे डील्स मिले हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को 19, 20, 20% टैरिफ्स। मैंने श्रीलंका का देखा नहीं डिटेल में कि क्या व्हाट इज इट, बट आपने देखा, मैंने अपने शो पर एक बांग्लादेशी स्कॉलर से भी बात किया, तो दे हैव मेड वेरी अनयूजुअल कंसेशंस टू अमेरिका। तो पाकिस्तान ने खुद सोयाबीन्स और कॉटन खरीदने की बात छिड़ गई। तो अब आप कॉटन इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, और सोयाबीन्स भी। तो आपने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरी तरह से खोल दिया है फॉर द यूएस, जो इंडिया इज नॉट रेडी टू डू इट ऑल। बांग्लादेश का ऐसा था कि कॉटन शायद इंडिया से आता था, एंड अब इंडिया खुद उन पे पाबंदियां लगा दी, तो बांग्लादेश इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम चाइना इज गोइंग टू बाय दैट फ्रॉम द यूएस। तो उनके लिए इट वाज लाइक ए हैप्पी कोइंसिडेंस के उनकी ज़रूरत भी थी तो उन्होंने खोल दिया। लेकिन कुछ एक एनडीए की बात हो गई है कि कुछ एनडीए नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट हो रहा है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, जो मेरे ख्याल से इज क्वाइट ए वेरी अनयूजुअल थिंग। मतलब ये क्या चीज़ है? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसीज में एनडीएस कहाँ से आ गए? सो देर आर, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तानियों ने दोनों ने दे हैव मेड कंसेशंस टू द यूएस, जो इंडिया अभी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, द हिंदू जो अखबार है उनके चैनल पे, शी इज अ प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट। तो उस डिस्कशन में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो ओपनिंग्स चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स, इंडिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द ओलिगार्क्स। तो इनके जो बड़े बड़े जो टाटाज, अंबानीज वगैरह हैं, बिरलाज वगैरह, जो बिग मनी पार्टीज, उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है इंडिया। तो उनके खिलाफ कंपटीशन आने नहीं दे रही। सो दैट इज बिकमिंग ए बिग इश्यू
कि भाई आप वो क्यों नहीं खोल देते। बाज लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू रिफॉर्म इट्स ओन इकोनॉमी। ये भी एक मौका है, ठीक है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया के पास 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं। 15 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं इंडिया में। सो यू हैव 150 मिलियन की जो मार्केट है, काफी बड़ी है। तो इंडिया कैन ग्रो ऑन दैट। इट इज द डबल द साइज ऑफ जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को बना मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। सो इंडिया शुड नॉट वरी सो मच अबाउट ट्रेड ड्रिवन या फॉरेन एक्सपोर्ट ड्रिवन के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया में कि भाई अमेरिका तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अमेरिका का शेयर इज ओनली 18% या 20% कुछ है। ये बात तो सही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और अमेरिका के साथ अगर सर्विसेज को मिला लें तो 300 के करीब होता है। सो इंडिया शुड नॉट पैनिक, और उसको इंडिया इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेकर शुड रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी, ताकि वो इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो जाए। तो उसकी रोशनी में आई थिंक इंडिया नीड्स टू हैव अ मच मोर सीरियस डिस्कशन अबाउट के टैरिफ्स का क्या असर होगा। देखिए, ये फाइनल नहीं समझना चाहिए दोनों, क्योंकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुए। दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग, राइट। तो 2 टैरिफ्स लगे ना, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% और पेनल्टीज रशिया का तेल लेने के लिए। रशिया के तेल लेने वाले जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो आज से लागू हो गए, 25%। और जो बाकी के 25% है वो 27 अगस्त के बाद। लेकिन उससे पहले ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। लेट अस होप कि कुछ पॉजिटिव बात निकल जाती है उस मीटिंग से, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गो अगर चांस नहीं है कि कुछ काम की बात हो जाए, राइट। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से यूएई नहीं जाएंगे, अबू धाबी जाकर ट्रंप से, पुतिन से मिलकर फिर खाली हाथ वो वापस नहीं आएंगे। सो ये जो मीटिंग हुई विटकॉफ की कल पुतिन के साथ, आई एम श्योर के ही इज कम बैक एंड सेड टू ट्रंप के 2-3 छोटी मोटी चीजें हैं, आई थिंक वी कैन गेट अ डील विद पुतिन, सो दे आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग। अगर वो मीटिंग हो जाती है और सीज फायर के करीब पहुंच जाते हैं, देन फिर इंडिया पे टैरिफ लगाने की क्या मकसद है, राइट। तो वो जो 25% इंडिया पे लगे हुए हैं, क्योंकि जर्मनी खुद मर रहा है टू बाय रशियन एनर्जी वापस दोबारा। उनकी इकोनॉमी उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि बहुत महंगा तेल खरीद रहे हैं, बहुत महंगी गैस उनको आ रही है यूएस से। So Europe will be more eager to buy Russian energy right away अगर सीज फायर हो जाता है। सो एक चीज वहां पर इंडिया कैन गेट लकी कि वो चले जाएंगे 25%। दूसरी चीज ये है कि दे कैन स्टिल नेगोशिएट द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। आई थिंक थोड़े प्रायोरिटीज को दे नीड टू रीथिंक, और वो 25 से दे कैन ट्राई एंड ब्रिंग इट डाउन टू 15%। आई थिंक दे कैन विदाउट हर्टिंग द फार्मर्स एंड डेयरी फार्मर्स। मतलब तफसीलात तो उतने करीब से मैंने नहीं देखी जितना, बट आई थिंक के इफ मोदी स्टॉप्स प्रोटेक्टिंग द रिच बिजनेसमैन जो इंडिया में हैं, देन इट विल गो फॉरवर्ड। इंडिया को एक चीज लकी हो गया है, टिम कुक जो सीईओ है एप्पल के, उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है 500 से 600 बिलियन डॉलर। तो और लिटरली मैन्युफैक्चरिंग लेकर आप वापस आ गए हैं। वो अब ये जो वॉच पे ये जो ग्लास होता है, ये ग्लास अब केंटकी में बनेगा, और उसका उन्होंने कुछ तोहफा भी बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो उसके वजह से ये हो रहा है कि जो सेमी कंडक्टर पे डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे, तो सेमी कंडक्टर के जो डेरिवेटिव्स हैं वो उसमें से
लैपटॉप, आईफोन, टैबलेट्स वगैरह जो आते हैं, सारी की चीजें, ये घड़ी वगैरह, दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो उस पे वो टैरिफ नहीं लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ भी नहीं है उसके ऊपर, प्यूनिटिव टैरिफ भी नहीं है, यानी जो 50% है वो पूरा का पूरा नहीं लगेगा। उसका मतलब ये है कि जो एप्पल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट दैट, उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं है फ्रॉम इंडिया के इन्वेस्टमेंट के आईफोन्स पर और सेमीकंडक्टर डेरिवेटिव्स पर टैरिफ नहीं लगेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर पे वो टैरिफ लगाने वाले हैं, विच इज अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो ये बड़ा फ्लक्स है, अनसर्टेनिटी काफी देर तक रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जब मोड में आएंगे, वो मिड टर्म तक मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेगा, अनलेस अमेरिका में इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाए, 4% के करीब अगर बढ़ने लगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ने लगा। अमेरिका में एक क्या कहना चाहिए, एक कहावत है कहिए, या एक रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि अगर मिजरी इंडेक्स 10% होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, और मिजरी इंडेक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर आप जॉर्ज एच बुश को देखते हैं, जो एक ही टर्म के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जंग जीती थी इराक के खिलाफ, वो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए थे। वो इलेक्शन इसलिए हार गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों मिला के वो 11% के ऊपर चला गया था। अभी जो सिचुएशन है, इट इज नॉट वेरी बैड, अनएम्प्लॉयमेंट इज 4.3 और इन्फ्लेशन इज 2.7, तो 7% पे है मिजरी इंडेक्स। लेकिन अगर मिजरी इंडेक्स बढ़ता है, 8-9% हो जाता है, तो परेशानी होने लगेगी और बुरी तरह वो हार जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस, यानी दोनों हाउस और सेनेट। और उस सूरत हाल में तो फिर वो हिल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट टोटली। आखिरी 2 साल जैसे ओबामा के बेकार गुजरे, इनके भी बेकार गुजरेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगर डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट जीत जाए। तो आई थिंक कि इंडिया शुड स्टे पुट, थोड़ा स्लो मोशन में आ जाए हर चीज, क्योंकि इन द लॉन्ग रन गुड रिलेशंस विद चाइना इज गुड फॉर इंडिया, इसमें शक की बात नहीं। बट if India is ready to pay the price to China, फुकट में कुछ नहीं मिलने वाला, देर इज नो फ्री लंच, राइट? तो एक्चुअली फ्री लंच थोड़ा बहुत अमेरिका से मिल रहा था अंडर बाइडेन, अब उसकी बिल ट्रंप लेकर आ गए तो फंस गए ना। इट्स लाइक सेइंग कि आपको मैंने कहा आइए कमर साहब, जो खाना है खा लीजिए आप, एंड देन आपने सारे सारे महंगे डिश ऑर्डर कर दिए, फिर हाफ वे थ्रू द डिनर मैं कहता हूँ वी आर गोइंग डच, आप सडनली रियलाइज करें ओप्स तो बिल मेरे पास भी आने वाली है। सो इट समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड टू इंडिया कि ओ बिल आ गई एंड इट्स नॉट अ फ्री लंच एनी मोर। सो चाइना के साथ तो शुरू से भी नहीं होगी। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि पिछले आप चंद महीनों में और हफ्तों में देखे होंगे कि इतना टर्मोइल है, इतना ऊपर नीच हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि लेकिन द ओनली सॉलिड रॉक की तरह खड़ा हुआ है चाइना ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा उसको, लाइक इट इज स्टेइंग पुट, इट इज नॉट बेंडिंग टू द यूएस, पुश बैक जब करना है कर रहा है। अभी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, फिर एक्सटेंशन मिल गया ट्रंप की तरफ से फॉर टैरिफ्स, और अगर नहीं हुए तो 84% कह रहे हैं कि चाइना पे टैरिफ्स लगेंगे, 84% की बात कर रहे हैं। बट चाइना डजंट सीम टू बी मतलब एज वरीड अबाउट द यूएस जैसा दूसरे मुल्क हो रहे हैं। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, मतलब आइंदा, मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर वेरी क्रिटिकल। बट लॉन्ग टर्म जो दुनिया एडजस्ट हो रही है कि इससे क्या ब्रिक्स ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और डॉक्टर साहब वही मैं वो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज मैंने देखा कि चाइनीज जो है वो बड़े पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया की तरफ। मिसाल के तौर पे आज चाइनीज एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने अपने ट्विटर पे एक्स पे लिखा कि जनाब जो टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं दिस इज अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने एक देखा कि चाइनीज अखबार ने किया कि ड्रैगन एंड एलिफेंट एंड शेकिंग शेकिंग हैंड, हाथ मिला रहे हैं। तो चाइनीज समझते हैं कि हमें इंडिया की इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आपको लगता है
कि इंडिया विल इंच टुवर्ड्स चाइना, वन थिंग, एंड सेकेंडली जो मॉस्को के अंदर डोवल बैठे हुए हैं, पुतिन इंडिया जा रहे हैं सुना अगले महीने में, मोदी चाइना जा रहे हैं, वी थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा है कि इंडिया समझता है, क्योंकि इंडिया की पब्लिक ये कह रही है हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमें चीट किया अमेरिका ने, अब हमें बाकी हमें अपने इधर ही रहना चाहिए, हमारे लिए चाइना ही अच्छा। आपको लगता है कि इंडिया कोई इस तरह की मूव करेगा, या कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स ही हैं, लेकिन अमेरिका कभी इंडिया कभी अमेरिका से दूर नहीं जा सकता? आज से 3 महीने पहले एक मक्खी मेरे घर में घुस गई थी, और वो मक्खी मुझे शो करते वक्त ही तंग करती थी। मुझे भी एक आ गई है। तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद दिस मक्खी। अब शो करते वक्त मेरे दिमाग में आता था कि आई मस्ट अमेज़न पे जाऊंगा, फिर मैं कोई ऐसी स्प्रे होगी जिससे मैं इस मक्खी को मार सकता हूँ। तो हमारी बेगम इज अगेंस्ट किलिंग एनीथिंग, मक्खी को भी नहीं मारना। शी सेड दरवाजा खोल दो, मक्खी चले जाएगी। मतलब दरवाजा खोल दूंगा और आ जाएंगी। सो आई बीन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। पिछले 2 दिन से वो गायब है, मुझे लगता है वो आपके पास पहुंच गई है। मुझे नहीं पता, ये मेरे पास ही, मुझे की नजर भी नहीं आ रही मक्खी। हमने मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की होमलैंड सिक्योरिटी ने उसको डिपोर्ट कर दिया टू अ थर्ड कंट्री। एनीवे, तो मैं देख रहा था वो मक्खी मेरे पास पिछले, देखो मैं 1-2 घंटे से देख रहा हूँ, इट इज नॉट विजिबल, क्योंकि उसको फूड नहीं है इस कमरे में, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिंदा कैसा है इतने महीने, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, तो आपका सवाल, सी अजीत डोवल साहब जो गए हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है पुतिन के साथ, एंड द थिंग दैट दे डिस्कस देयर वाज कि वो पुतिन इज गोइंग टू कम। अगस्त में कैसा आएंगे? अगस्त 31 को खुद नरेंद्र मोदी जा रहे हैं टू टू चाइना। तो क्या पुतिन नहीं आ रहे एससीओ समिट के लिए? वहां पे तो मुलाकात हो सकती है पुतिन की भी, मतलब आरईसी की एक, दे कैन हैव खाली अगर तीनों मिलके गो ऑन ए वॉक, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, तो यहाँ पे थोड़ा जलजला आ जाएगा ना वॉशिंगटन में। ऑल दे नीड टू डू इज जाके चाय पिए, जैसा स्टारबक्स के साथ चाय पिए वैसा कहीं पर। सो आई डोंट नो इफ पुतिन इज गोइंग टू चाइना और नॉट, वो कंफर्म हुआ या नहीं, बट मोदी हैज कंफर्म कि ही इज गोइंग टू चाइना। तो 2 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं मैंने। एक रिपोर्ट के शायद वो दिसंबर के करीब आएंगे इंडिया, बिकॉज 2018 से शायद इंडिया रशिया समिट नहीं हुआ है, कोविड के वजह से जो बंद हुआ था उसके बाद से नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से जंग शुरू होने से पहले पुतिन इंडिया आए थे, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर दैट। तो बट वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि विल इंडिया मूव टुवर्ड्स चाइना, वो तो शुरू हो गया है ना। जो जो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर को एमनीजिया हो गया था कि जब वो गए थे एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, तो उनकी वहाँ पे शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, फिर वांग यी से अलग मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि जब से काजान में मुलाकात हुई शी जिनपिंग की और मोदी की, विच वाज इन अक्टूबर 2024, जब से लेके अब तक हमारी रिश्ता हैज बीन स्टडीली इम्प्रूविंग। तो मेरा ये सवाल था कि आप भूल गए ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का क्या रोल था? नॉट ओनली दैट, चाइना ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत सपोर्ट किया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। एफएटीएफ में ले लें या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में, चाइना हैज कंसिस्टेंटली वोटेड इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स चाइना। इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया वांट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद चाइना, लेकिन इट इज नॉट दैट सिंपल। देखिए, अमेरिका की तरफ बढ़ने के बाद इंडिया की पोजीशन चाइना के तरफ वर्बली सख्त हो गई थी, खासतौर से गलवान के बाद से ना। तो जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ, कोई दूसरा चीज नॉर्मलाइज हम नहीं करेंगे। इफ यू रिमेंबर, डॉक्टर जयशंकर बार बार कहते थे, अंटिल द बॉर्डर इज नॉर्मलाइज वी कैन नॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस। चाइना के टीवी तोड़ने लगे थे, टिकटॉक बैन हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। आई डोंट नो व्हाई द चाइनीज आर नॉट सेइंग के एज अ साइन ऑफ गुडविल टिकटॉक तो खोल दें आप। you know, I don't know, maybe अपना शो देख के फिर it will occur to somebody in China to make that small demand कि तोहफतन आप आ रहे हैं
चाइना को तोहफा दे दें कि ओपन टिकटॉक, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ है ना। सो सो बट इंडिया आई थिंक इज मेंटली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ बेटर रिलेशनशिप विद चाइना, बिकॉज उसको समझ में आया कि एक तरफ हम नहीं रह सकते। वी विल हैव टू प्ले बोथ साइड्स, एंड सो दे विल हैव टू गेट अ बैलेंसिंग एक्ट, जो बांग्लादेश कर रहा है मिसाल के तौर पे, कि इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। जो पहले कर रही थी शेख हसीना वाज बैलेंसिंग बोथ वेरी वेल ना। तो चाइना से भी सपोर्ट मिल रही थी, इंडिया से भी सपोर्ट मिल रही थी उसको। सो दैट इज व्हाट इंडिया विल हैव टू डू टू बैलेंस बोथ द यूएस एज वेल एज, बिकॉज एक तो एक काफी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट तो है दोनों मुल्कों में, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस भी है। और अमेरिका में अभी बहुत ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी है विच इज सिंपैथेटिक। आप डेरिक ग्रोसमैन को जानते हैं, जो रैंड कॉरपोरेशन के थे? ब्रांड कॉर्पोरेशन बड़ा प्रो इंडिया ट्वीट कर रहा होता है हर वक्त। हाँ, वो तो जब बेचारा से नौकरी गई है। बंद कर दिया था उन्होंने इंडिया में। नहीं नहीं, उनको ब्लॉक कर दिया था इंडिया में, बिकॉज ही वॉज बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद से जब से नौकरी गई है, ही बिकम वेरी प्रो इंडिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि he wants to go and work for ORF शायद, पता नहीं क्या है। बट ही इज बीइंग वेरी प्रो इंडिया। और कई ऐसे वॉइसेस हैं यूएस में हु आर वेरी सिंपैथेटिक। CSIS के जो डायरेक्टर है इंडिया प्रोग्राम के, रिक रॉसो है उनका नाम, ही इज आल्सो वेरी प्रो इंडिया। तो अमेरिका में कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया की, अदर देन द इंडियन लॉबी, उससे हट कर कह रहा हूँ मैं। और इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो खामोश होंगे, बट दे अंडरस्टैंड के इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव रिलेशन। भाई, हजारों बच्चे प्लान कर रहे हैं टू गो टू अमेरिका टू स्टडी, लिटरली लाखों आते हैं हर साल, 1,70,000, 1,80,000 की तादाद में। आई फिल वक्त अमेरिका में खुद कुछ 350, 340,000 कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स है। ये और बात है कि इस साल वीजास काफी रिजेक्ट हो गए हैं, डिलेज हो गए हैं, उसके बावजूद देर आर मेनी thousands of Indians coming here। H1B की भी तलाश है। So there are lots of Indians who are still focused on America। तो एकदम ऐसा जीरो नहीं होने वाली है रिलेशनशिप। एंड आई थिंक इंडिया शुड नॉट ट्रीट इट लाइक दैट। इंडिया इसको कंपार्टमेंटलाइज कर देना चाहिए। इंडिया शुड अज्यूम कि ठीक है, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन ट्रेड, लेकिन एवरीथिंग एल्स इज ओके। दे शुड प्रिटेंड लाइक दैट, विच इज व्हाट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट ना। हर दूसरे मामले में तो ठीक ठाक है। मतलब एक एंटी इंडिया कंस्टिट्यूएंसी भी बन गई है। अगर आप देखें, स्टीव बैनन को ले लें, जो मागा क्राउड है, वो तो H1B के खिलाफ काफी बातें कर रहा है। दे नॉट टॉकिंग अबाउट एंटी इंडिया, लेकिन इंडिया अमेरिका के बीच में जो जो सोर्सेस ऑफ कोऑपरेशन है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। JD वैंस ने भी कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, क्यों आप H1B के लिए अप्लाई किया, जब अभी 9,000 को फायर कर रहे हो, फिर 6,000 H1B वीजास मांग रहे हो। सो देर इज एन एंटी इंडिया कंस्टिट्यूएंसी भी कह सकते हैं आप इन द US, बट देर इज अ प्रो इंडिया कंस्टिट्यूएंसी। तो आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में ये होगा कि दे कंपार्टमेंटलाइज इट एंड से कि ये इसको ऐसे ही रखें, जैसा कि कोविड के जमाने में जिसको कोविड होता था उसको अलग कर देते थे ताकि वो दूसरों को फैलाए ना। तो वैसा ही वो ट्रेड इश्यू को ट्रेड तक रखे, और दूसरे मामला पे ना उसको स्पिल ओवर होने ना दें। तो दैट वे दे कैन कंटिन्यू टू हैव, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते कि इंडो पैसिफिक इज ओवर, क्वाड इज ओवर, लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट दे आर ओवर, लेट्स प्रिटेंड दैट दे आर ऑन गोइंग एंड दे आर एज स्ट्रांग एज दे वर। क्योंकि अभी देखिए, सबसे पहली मीटिंग जो मार्को रूबियो ने की आफ्टर स्वेरिंग इन वाज द क्वाड। सबसे पहली मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर के साथ। फिर 6 महीने के बाद फिर क्वाड की मीटिंग वॉशिंगटन में ही हुई, जिसमें साफ बोथ डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा और मार्को रूबियो ने भी कहा कि ट्रंप आएंगे इंडिया। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि ट्रंप इज नॉट कमिंग टू इंडिया, सो दे शुड अज्यूम ही इज कमिंग for the Quad summit. जब तक के he says no, you should assume that he is coming, not assume that he is not coming. Then बिगड़ता है ना मामला उससे। So I think that is what India needs to do, कि उसको कंटेन कर दे, प्रॉब्लम को ना फैलने ना दे। बिल्कुल कंटेन। मैंने कुछ खबर सुनी है डॉक्टर साहब कि इंडिया जो है वो कुछ
P-81 सर्विलेंस जेट्स हैं वो नहीं ले रहा है अमेरिका से कोई 3.6 बिलियन डॉलर्स के। कुछ मीडिया में ये खबर इंडिया के अभी चली है, इंडियंस उसको हाईलाइट कर रहे हैं। डू यू थिंक इंडिया कैन टेक सच काइंड ऑफ अ डिसीजन? इंडिया के पास पहले भी ऐसे कुछ जेट्स हैं सर्विलेंस के लिए इंडियन ओशन के अंदर, उन्होंने अमेरिका से लिए हुए हैं। तो डू यू थिंक इंडिया कैन गो टू दिस एक्सटेंट कि इंडिया कैन स्टॉप कि जी हम मिलिट्री हार्डवेयर नहीं ले रहे बिकॉज इंडिया उसकी कॉस्ट बढ़ गई है काफी ज्यादा? डू यू थिंक इंडिया इस तरह अमेरिका को टफ टाइम दे सकता है कि वो कहता है मैं मिलिट्री हार्डवेयर नहीं ले रहा, F-35 को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, हमने नहीं लेने? देखिए, ये मीडिया से लीक हो रही हैं चीजें, एंड आई वुड रेकमेंड टू द वॉशिंगटन नॉट टू टेक इंडियन मीडिया सीरियसली एट ऑल। मेरी तो ये जनरल राय है सबके लिए कि मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को सीरियस लिया ही नहीं जाए अनलेस दे यू हियर जयशंकर अपने ट्वीट में करते हैं, या राजनाथ सिंह करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी तो करते ही नहीं इस तरह की बातें। सो आइदर राजनाथ सिंह या जयशंकर या जो रणधीर जायसवाल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, अगर उनके पास से कोई पब्लिक स्टेटमेंट आता है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, देन दैट इज व्हाट शुड बी टेकन सीरियसली। ये दूसरे बातें ना करें तो ऑपरेशन सिंदूर के ज़माने में तो इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका था अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया, राइट? सो वी शुड नॉट टेक दैट मीडिया सीरियसली। बट मैं वो भी देख रहा हूँ कि अब लीक आ रहा है कि फरवरी में जब मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की विद डोनाल्ड ट्रम्प, दे टोल्ड हिम दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग F-35, we are not interested in buying Su-57, we are going to interested in having our own alternatives। भाई वो आपका जो AMCA वाला जो अल्टरनेटिव है तेजस 2, वो भी तो अमेरिकन इंजन पे ही निर्भर है। F-414 तो चाहिए ना आपको, क्या वो भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया F-14? अब जो दोवल गए हैं मतलब वो भी मीडिया की रिपोर्ट्स में इंडियन मीडिया कह रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट Su-57 जो उनका जो है। सो मे बी ही सेइंग कि क्या कैन वी जॉइंटली मैन्युफैक्चर इट विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। S-400 भी खरीदने वाले चाह रहे हैं कि 2 और बाकी है ना डिलीवरीज S-400 के, जो इंडिया हैज ऑलरेडी पेड फॉर आई थिंक टू रशिया, अभी तक वो जंग की वजह से नहीं है, सो दे ही वांट्स देम आल्सो। बट दीज आर रिपोर्ट्स इन द मीडिया। आई थिंक के unless you hear a press conference इस मामलात में, आई होप कि यूएस डजंट रिएक्ट टू इंडियन मीडिया। अगर उनको खबर मिल जाती है एम्बेसडर की तरफ से या कुछ, देन इट्स डिफरेंट थिंग। आखिरी सवाल, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने कहा कि मैं ट्रम्प को फोन नहीं करूंगा, मैं मोदी को फोन करूंगा, टुडे ही डिड कॉल, और उन्होंने कहा कि जी हम ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप के बिलीव करते हैं क्योंकि दैट इज फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कॉमन पीपल। डू यू थिंक कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ये बगावत सी हो रही है, या क्या आप समझते हैं कि मैं देख रहा था ब्राजील इंडिया की ट्रेड इज अबाउट $13 बिलियन, तो ब्राजील कैन नॉट बी एन अल्टरनेट ऑब्वियसली फॉर द इंडियंस। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये इंडिया ब्राजील कुछ करेंगे या कि जस्ट सिंपैथी शो कर रहे हैं एक दूसरे को? देखिए, जो ब्राजील में जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, अभी हुई ना, उसमें ना तो शी जिनपिंग आए ना पुतिन आए। पुतिन का तो अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज ब्राजील इज एन सिग्नेटरी टू ICC और उनके ऊपर अरेस्ट वारंट है, अगर वो आते तो ब्राजील को अरेस्ट करना पड़ता उनको। इस वजह से पुतिन, देखिए पुतिन 2 ब्रिक्स कंट्रीज को नहीं जा सकते, साउथ अफ्रीका भी नहीं गए, अब यहाँ भी नहीं आ सकते, लेकिन शी जिनपिंग क्यों नहीं गए थे? और शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मोदी टू शाइन एंड टेक लीडरशिप ऑन ब्रिक्स। तो इंडिया ने वहां पर इजराइल को बचाने की बड़ी कोशिश की। जो फाइनल रेजोल्यूशन था, तो ब्राजील वालों ने, जो लीड तो ब्राजील कर रहा था ना उस स्टेटमेंट को, तो इंडिया ट्राई टू बेसिकली, मतलब मुसलसिल चमचे बने हुए हैं ये नेतन्याहू के, नरेंद्र मोदी अपने आप कहते हैं वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, लेकिन वो हथियार बेच रहे हैं रशिया इसराइल को और कुछ नहीं, और वोट कर रहे हैं फलस्तीन के खिलाफ मुसलसिल इन द UN। तो ही इज बिकम द वो, दुनिया में सिवाय मोदी के और कोई इंडिया को अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ नहीं समझता। You clearly see him as aligned very closely with the US and Israel until now, right? अब अमेरिका ने धुतकार दिया तो आप भाग रहे हैं रशिया की तरफ, ब्राजील की तरफ, चाइना की तरफ, वरना तो आप तो नेतन्याहू की तरफ भाग रहे थे मुसलसिल। सो उसमें ये हुआ कि
द ब्रिक कंट्रीज से ठीक है, फिर हम काउंटर, इंडिया चाहता है ना कि पाकिस्तान का कंडेमनेशन हो, टेररिज्म वगैरह, तो वो जैसा एससीओ ने जिक्र नहीं किया पहलगाम का, उस तरह वो भी ब्लॉक कर रहे थे। तो दे प्रेशर्ड मोदी टू अग्री। तो सोचिए, मोदी जाके आए और काउंटर टेररिज्म और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की कोई जिक्र ही ना हो उस स्टेटमेंट में। तो मोदी वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सम क्रिटिसिज्म। और सबसे ज्यादा जो पैराग्राफ्स थे, मैंने उसके ऊपर पूरा शो किया है, ब्रिक्स के जो पूरा स्टेटमेंट है विद स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं पूरे स्टेटमेंट्स के, मेरे शो में जाके देखें आप लोग। तो उसमें यू कैन सी वेरी क्लियरली कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया वांट्स दैट वर्ड, वो वर्ड था, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ा इंडिया को। एससीओ में इंडिया ने फिर वो ईरान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था उसको ब्लॉक कर दिया। और इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पहलगाम को बाद में एससीओ ने बदले के तौर पे, क्योंकि इंडिया ने सिंपली ब्लॉक कर दिया बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग इजराइल। तो अब आप सडनली ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस आ गए, तो so I'm not very sure that the rest of the countries are going to forget that। उनको तो अभी समझ में आ रहा है ना कि मतलब चाइना तो सोच रहा होगा ना, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, राइट? तो आप भाग कर आ रहे हैं हमारे तरफ, सो देयर आर गोइंग टू बी सम कॉस्ट इन्वॉल्व के इन टर्म्स ऑफ दिस। सो इंडिया कैन नॉट से कि आई एम आल्सो विथ यू एंड नाउ आई एम आल्सो विथ अमेरिका, अगर ब्रिक्स की तरफ वो जा रहे हैं। लूला ने, देखिए लूला चाइना, रशिया और ब्राजील को देख लें आप, इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किए जैसा इंडिया ने पैनिक के मोड में इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, वैसा नहीं किया उन्होंने। लूला डिड नॉट रन, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोन किया बस इंडिया को, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर के वो ब्राजील, अगर लूला फोन करते हैं ना ट्रम्प को, आई गारंटी यू 50 से वो 40 हो जाएंगे। एंड ही नॉट टॉकिंग टू ट्रम्प इज नॉट इन ब्राजील्स नेशनल इंटरेस्ट। अपना पर्सनल प्राइड ना बनाया करें लीडर्स, आप बादशाह नहीं है मुल्क के, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सो यू हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन द पब्लिक इंटरेस्ट। other than the public interest. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Thank you very much. बिल्कुल शुक्रिया खान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बाय।